Hello guys, good morning all of you. Here is D. Nagita, and last class we were discussed about alteration in AOE. So आज मैं अपना छोटा सा इंट्रो दूंगी जो कि मैं बहुत रेयरली देती हूँ. So here is D. Nikita. I did my BCom as well as my MCom from University of Delhi. UEC NET JRF qualified assistant professor and researcher also. And one thing also added in this profile, that is author. I am an author and recently मेरा एक पेपर जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है एक पीयर रिव्यू जर्नल में, जो कि आफ्टर पर्टिकुलर टाइम it will be taken 4 to 5 months that will be appear and show on a Google Scholar. So जैसे भी गूगल स्कॉलर पे आएगा मैं आपको इन्फो कर दूंगी और आपको जाके ज़्यादा से ज़्यादा उसे साइट करना है. सो इट विल बी बेनिफिट फॉर मी एंड आप सबके लिए तो है, क्योंकि आप सब भी कभी ना कभी जाके एक रिसर्चर तो बनने वाले हो और आपको रिसर्च करनी ही है. सो ये आपके लिए बेनिफिट होगा. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. हियर इज़ अ न्यू टॉपिक. डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है कि आफ्टर द जब आपका एमओए बन चुका है, आपने क्या करा, उसे आरएससी को सबमिट कर दिया, ठीक है. तो जब जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन है उन सबको जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो वो सबको अंडरस्टैंड करेंगे और प्रॉपरली जो भी चीज़ें उससे समझेंगे. तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. सो एज़ पर दी लॉ देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन. According to Section 399 of the Act, the MOA of a company registered with the registrar and our registration they become a public document. वही है कि आपका MOA बना कंपनी का, आपने RSO सबमिट किया तो इट विल बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंट कंसिडर्ड, ठीक है. तो फिर उसके लिए आप कोई फीस वगैरह पे आउट करेंगे जो नॉर्मली होती ही है. एवरी पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग विद द कंपनी, जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे कंपनी से, मस्ट रिक्वेस्ट हिमसेल्फ विद द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड मस्ट एंश्योर दैट his contract is in accordance with the document, otherwise cannot be sued. So जो भी डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट और कंपनी के अकॉर्डिंग होगा, जो भी इसने जो भी हमें में हमने बोला है उसके एज पर द स्टेटमेंट और उसके अकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज कैन नॉट बी स्यू. सो एवरी पर्सन मस्ट रीड एंड अंडरस्टूड द प्रॉपर मीनिंग ऑफ कंटेंट. तो जितने भी पर्सन है उसको समझेंगे, जो भी अंडरस्टैंड करेंगे डॉक्यूमेंट को, और ऐसे डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. सो इज़ अ केस कोटला वर्सेस चिंता. सो मॉर्टगेज डीड वॉज एग्जीक्यूट. मॉर्टगेज डीड एग्जीक्यूट होनी जो आपके कंपनी सेक्रेटरी ने की थी और वर्किंग डायरेक्टर्स ने की थी. इसके लिए क्या था कि आपके जो भी, अब कंपनी तो साइन करने आती नहीं है, उसके बिहाफ पे कंपनी जो रन करती है वो बिहाफ ऑफ द आपके जो की एमपी होते हैं उनके बिहाफ पे करती है. सो ऐसे ही यहाँ पे जब आपका ये एग्जीक्यूट हुआ था डीड मॉर्टगेज डीड, तो उसके लिए साइन थे मैंडेटरी डायरेक्टर्स के, थे एमडी सीएस. सो जब इन सबके साइन हो गए तो जो प्लेंटिफ थी वो वैलिड थी और एनफोर्सेबल बाय द लॉ थी. बट व्हेन जब ये साइन नहीं थी बाय ऑल द सिग्नेटरी, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनवैलिड. वही है कि आप जो कंपनी रन कर रही है वो ऑन दी बिहाफ ऑफ किसके बिहाफ पे रन करती है, कि एमपी के बिहाफ पे रन करती है. सो वही है ना, कंपनी इज़ अ इंटेंजिबल और नॉट अ विजिबल. सो वही है कि आपकी कंपनी है, एक कंपनी बन गई है. अब कंपनी को आप एज अ ह्यूमन तो नहीं टच कर सकते, ना ही देख सकते हो. सेम ऐसे उसको कंपनी को चला कौन रहा है, कि एमपी चला रहे हैं तो उनके कंसेंट हो गई, उनके साइंड हो गए, वो मैंडेटरी हो जाते हैं. सो मॉर्टगेज डीड में यही हुआ था कि उनके साइन मैंडेटरी थे, और जब वो अगर वो साइन हो जाते हैं और सभी कंसेंट है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एनफोर्सेबल बाय द लॉ, और जब नहीं हुआ तो वो इनवैलिड हो गया. तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट अ कंपनी फ्रॉम आउटसाइड. जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस से भी आपकी कंपनी को आउटसाइडर से प्रोटेक्ट करती है, किसी भी एनिमी से, कोई भी हार्म होने से. कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी एक राइवलरी चलती है कंपनीज के बीच में, कि मेरी किसी दूसरी कंपनी या मेरा कॉम्पिटिटर जो है मेरी उससे नहीं बन रही है, तो एक राइवलरी चलती है. वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी से कॉम्पीट तो कर ही रहा है, प्लस वो आपको हार्म भी करना चाहेगी. मैं ये एक स्टेप लूँगा, एक आपने करोगे नेक्स्ट जाके जब आप मास्टर्स करोगे या फिर अब थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया, मे बी ये चीज़ आई हो कि आपका जो क्या फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं कुछ लोग. तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज में क्या है कि मैं ये चीज़ सबसे पहले आई है और उसका आप सबसे पहले एडवांटेज ले लेते हैं, वो चीज़ अपने नाम कर लेते हैं. सो इट विल गेन अ मोर एंड मोर प्रॉफिट. सो एट दैट टाइम क्या है, ये चीज़ दूसरी जो कॉम्पिटिटर है उनको कहीं ना कहीं
काम कर जाते हैं, फिर उन्हें कोई दूसरा वे देखना पड़ता है कि यहाँ पे हमें कैसे कम्पीट करना है, एक्सेट्रा। ऐसी सिचुएशंस आती रहती है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये आपको प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से। सो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटसाइडर, एंड कंपनी के जो ऑफिसर्स होंगे वो एक्ट करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी एंड डिल। और अगर कोई भी डिले हो रहा है विद द कंपनी, होता ना कि आपके जो आउटसाइडर है, जो आपके ऑफिसर्स एंड पार्टीज जो डिले कर रहे हैं, तो कंपनी से अफेक्ट नहीं होती, ना इसमें इरेगुलरिटीज़ है, ना इंटरनल मैनेजमेंट से, क्योंकि हमारे KMP की मेजोरिटी होना मैंडेटरी होता है, नेसेसरी होता है। अगर वो है तो कुछ भी आपका एग्जीक्यूट हो सकता है विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट। अगर उनकी मेजोरिटी नहीं है तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो हियर इज़ अ केस, रॉयल वर्सेस टर्नर। तो इसे बोला गया 1856 नॉन एज अ Turkey rule. So director of borrow money from a plaintiff bank and bond article required authorization by resolution by passed. ठीक है, तो वही था कि डायरेक्टर के लिए जो बोरो किया मैंने प्लेंटिफ के लिए, उसके आपका ऑथराइजेशन नेसेसरी था। शी ऑल्सो क्लेम दैट अ कंपनी नॉट बाउंड टू पे लोन, इट वाज नॉट ऑथराइज टू बोरो विदाउट देयर परमिशन। सो शी ऑल्सो ने क्लेम करा कि वो पे नहीं करने वाले उनको, क्योंकि उसके लिए परमिशन की नीड थी, नेसेसरी थी। इट वॉज हैड दैट द थर्ड पार्टी ऑफ एंटाइटल्ड टू प्रेशर दैट कंपनी हैज़ ऑब्जर्व्ड ऑल प्रिलिमिनरीज। तो थर्ड पार्टी उसको क्लेम करेगी कंपनी सारा प्रिलिमिनरीज को ऑब्जर्व किया एंड टेकन ऑल दी अप्रूवल बिफोर टेकिंग द लोन, सारी अप्रूवल लिए बिफोर टेकिंग द लोन। सो लास्ट में क्या हुआ, वॉज बाउंड टू बाय द एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसके डायरेक्टर्स को पे आउट करना पड़ा। बेसिकली केस क्या हुआ था? केस ये था कि आपकी जो कंपनी थी उसने सारी अप्रूवल्स ले लिया था बिफोर टेकिंग अ लोन, और फिर कंपनी के शोल्डर्स कहते हैं कि भाई हम तो नहीं करें क्योंकि परमिशन तो ली ही नहीं थी, बट थर्ड पार्टी कहते हैं कि सब चीज़ें हो चुकी थी तो आपको वो पे आउट करना ही पड़ेगा। उसके फेवर में केस किया। सो एक्सेप्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक्सेप्शन है यहाँ पे नोटिस ऑफ इरेगुलरिटीज़ एंड नेग्लिजेंस। सो आई होप यू गाइस यू ऑल आर अंडरस्टूड टुडे जो भी हमने डिस्कस किया। सो एक बार इसका रीकैप देते छोटा सा। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, पता है हमें डॉक्ट्राइन कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन को दी जा रही है वो सारे उसको क्लियरली डिफाइन है और अंडरस्टूड कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट और डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, केस था यहाँ पे कोर्ट लेवल से चेंज था, तो उसमें क्या था जो मॉर्टिगेज एग्जीक्यूट होगा MDCS और डायरेक्टर के थ्रू यहाँ पे साइंड होगा और उनकी मेजॉरिटी होगी। सो वो इन्फोर्स बाय द लॉ, अदरवाइज इट विल बी इनवैलिड। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटसाइडर से, और इंडोर मैनेजमेंट ठीक है आपका कि इसको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम आउटसाइडर, और जो भी ऑफिसर्स है कंपनी के, जो भी अगर डिले हो रहा है किसी भी काम में तो उससे कंपनी को अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ना उसकी इरेगुलरिटीज़ को ना उसके इंटरनल मैनेजमेंट्स को। नेक्स्ट केस है यहाँ से रॉयल वर्सेस टर्नर। इसको रूल 1856 नॉन नेगर टर्नर के रूल। इसमें क्या कंपनी के प्लेंटिफ की गई कि जो कंपनी है शेयर होल्डर्स ने क्लेम की कंपनी जो अमाउंट है लोन का वो पे ऑफ करेगी, बट थर्ड पार्टी ने शेयर होल्डर ने कहा कि वो पे ऑफ नहीं करेगी क्योंकि वो उसके लिए परमिशन चाहिए, तो जो कि परमिशन यहाँ पे थी, बट थर्ड पार्टी ने कहा वो पे ऑफ करेगी क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी थी। तो एट दी एंड फेवर जो केस गया फेवर थर्ड पार्टी है क्योंकि वो सब कुछ डन हो चुका था, तो वो पे ऑफ करना पड़ा पे KMPs को। सो एक्सेप्शन आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी एंड नेग्लिजेंस। सो आई होप you guys you all understand what is doctrine of constructive notice and indoor management. So if you have any query, ask on a comment section, and if you like this video, so please hit the bell icon for never miss an update, and मिलते हैं जल्दी with D. Nikita. See you soon. Bye bye.